अब तक हमने पढ़ा विभवांतर और विद्युत धारा। हमने ये पढ़ा कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है। विभवांतर उस परिपथ में जो सेल या बैटरी लगाई जाती है वो प्रदान करती है, इस ऊर्जा के कारण उस चालक में या उस परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुनिश्चित हो पाता है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा उस परिपथ में प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा में क्या कोई संबंध है। इतना तो हमें पता चल चुका है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है। अब हम इन दोनों का विभवांतर को हमने प्रदर्शित किया था बच्चों V से, और विद्युत धारा को हमने प्रदर्शित किया था इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से। अब हम ये देखते हैं कि क्या विभवांतर और विद्युत धारा में कोई संबंध है। तो इस संबंध में एक वैज्ञानिक थे ओम, उन्होंने एक प्रयोग किया था कि किस तरह से हम किसी परिपथ में विभवांतर और धारा के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से एक परिपथ बनाया था, और इस परिपथ में जो ये आपके जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी में 3, 4, 5 इस तरह से उन्होंने कई सेलों को जोड़ा था। और परिपथ का ये हिस्सा, बाकी परिपथ तो आप समझ रहे हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये वो विद्युत उपकरण है जिसके सिरों का आपको विभवांतर नापना है। ये आपको परिपथ में प्रवाहित धारा का ज्ञान कराती है। और ये परिपथ का ये हिस्सा उन्होंने इस तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया था कि इस परिपथ को यहाँ से वो इस परिपथ में एक बैटरी को जोड़ सकते थे, एक सेल को जोड़ सकते थे। यहाँ पर तक जोड़ दिया तो परिपथ में एक ही सेल है, यहाँ पर तक जोड़ दिया तो दूसरा सेल है, यहाँ पर तक जोड़ दिया तो 3 सेल जुड़ गए, और जब यहाँ तक जोड़ दिया तो पूरी बैटरी में आपके 4 सेल सुनिश्चित हो गए। यानी 4 या 5 इसके अधिक भी वो संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो उन्होंने इस तरह से कि एक सेल, क्योंकि सेल ही परिपथ को विभवांतर प्रदान करता है, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल, इस तरह से संख्या के मान में परिवर्तन करने पर किस तरह से परिपथ में धारा परिवर्तित होती है, तो इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब मैं इस तरह से परिपथ में परिपथ में लगे हुए सेलों के मान में परिवर्तन करता हूं, तो सेलों की संख्या में परिवर्तन होने के बाद परिपथ का विभवांतर बदलता है, क्योंकि विभवांतर सीधे सीधे आपके सेल या बैटरी से संबंधित है। और जब यहाँ विभवांतर बदलता है तो एमीटर की धारा भी परिवर्तित होती चली जाती है। और उन्होंने यहाँ पर इन दोनों में उस परिपथ के विभवांतर और जो परिपथ में प्रवाहित धारा थी बच्चों, उन्होंने इसमें एक संबंध देखा। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ते जाता है। यानी V के बढ़ते रहने पर I का मान भी हमारा निरंतर बढ़ता है। V में पहले जब हमने एक ही सेल लगाया था तो धारा का मान कम था, जब हमने 2 सेल लगा दिए परिपथ में तो धारा का मान बढ़ गया, फिर 3 सेल, 4 सेल, तो इस तरह से धारा का मान निरंतर बढ़ता गया। और फिर जब उन्होंने इसका विपरीत प्रयोग भी किया, सेलों की संख्या को उन्होंने घटाया, तो परिपथ में जो धारा का मान था वो घटता चला गया। यानी विभवांतर के बढ़ाने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा, और विभवांतर के घटाने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी कम होता चला गया। तो इस तरह से उन्होंने जो संबंध निकाला था, उन्होंने देखा क्योंकि V के मान पर I का मान निर्भर है, तो उन्होंने कहा कि किसी परिपथ में चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी V के बढ़ने पर I बढ़ रहा है और V के घटने पर हमारी I घट रही है। तो इसको बच्चों ओम का प्रयोग कहा जाता है, और ओम ने अपने प्रयोग के आधार पर इस निष्कर्ष को निकाला। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि दो विभवांतर V और I का जो संबंध है, उसके आधार पर जो ओम ने निष्कर्ष निकाला वो है V समानुपाती I। और इसके आधार पर बच्चों उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी चालक के सिरों का, जैसे यहाँ पर ये चालक है, ये उपकरण है, तो ये विद्युत उपकरण है, तो यानी एक चालक है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित जो धारा होती है उसके समानुपाती होता है, परंतु शर्त यह है कि चालक का ताप या चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो निश्चित रहनी चाहिए। अब भौतिक अवस्थाएं आप जानते हैं कि वो ठोस है तो ठोस है, द्रव में अवस्था में है तो द्रव अवस्था में है, उसका गलनांक है, उसका क्वथनांक है, कई चीजें होती हैं, तो ये सारी उसकी भौतिक अवस्था में आता है। तो यहाँ पर उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए, या हम उसको अपने सुविधा के लिए कह देते हैं कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है जब चालक का ताप
निश्चित रहता है। और जब चालक का ताप बच्चों निश्चित नहीं रहता है तो वो ओम के नियम का पालन नहीं कर पाता है। जैसा आप देखिए, हम विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो बहुत देर तक धारा के प्रवाहित होते जाने पर वो उपकरण हमारा गर्म हो जाता है। जैसे टीवी गर्म हो जाती है आपकी बहुत देर तक प्रयोग करने पर, तो उस अवस्था में वो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसलिए ओम के नियम की शर्त है कि चालक की भौतिक अवस्थाएं निश्चित रहें, स्थिर रहें, या चालक का ताप आपका स्थिर रहे। तो इस तरह से ओम का नियम का समीकरण रूप आ जाता है V समानुपाती I। और जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है। आपको 9th क्लास में ध्यान होगा बच्चों, हमने कहा था F प्रोपोर्शनल टू M, फिर हमने कहा था F समानुपाती A, और फिर जब हमने इसका किया था F समानुपाती M A, फिर हमने यहाँ पर एक नियतांक लगाया था F इक्वल टू K M A। तो ऐसे ही यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक का प्रयोग करना पड़ता है, और इस नियतांक को R से प्रदर्शित किया जाता है, RI। इस नियतांक का प्रयोग ओम ने किया था, और उन्होंने इस नियतांक को नाम दिया था चालक का प्रतिरोध। R, V को आप जानते हैं विभवांतर, I को आप जानते हैं विद्युत धारा। यहाँ पर जो R नियतांक का प्रयोग किया गया वो उस चालक का प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब सामान्य भाषा में आप समझिए, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसका वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। धारा के विरोध करने वाला जो कारक है या जो गुण है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। अब यहाँ पर बच्चों फिर से हम इसके मात्रक पर आते हैं। आपको पता है V, अगर हम इसका मान निकालना चाहें इस समीकरण से, ये समीकरण है आपका V बराबर R इंटू आई। इस समीकरण से हम निकालते हैं R बराबर हो जाएगा, R यहाँ छूट गया और I इसके बटा में चले जाता है, तो ये हो गया हमारा V अपॉन आई। R बराबर V अपॉन आई, यानी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, चालक के सिरों का विभवांतर बटे चालक में प्रवाहित धारा। अब हम R का मात्रक निकालते हैं। देखिए, तो V का मात्रक है वोल्ट और धारा का मात्रक है आपका एम्पियर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो R है प्रतिरोध, उसका मात्रक आ जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही लिखा जाता है बच्चों ओम, और ये ओम नाम दिया गया जिन्होंने ये नियम निकाला था। ओम जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभवांतर और धारा के संबंध को निकाला था, उनको सम्मान देने के लिए R का जो मात्रक है वो ओम कहा जाता है। तो ओम वास्तव में वोल्ट प्रति एम्पियर है, और ओम का जो संकेत होता है वो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे वोल्ट को V से प्रदर्शित किया जाता है, एम्पियर को A से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो ओम होता है ओम को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे हम कह रहे हैं किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, तो हम उसको लिख देते हैं 4 ओम। उस चालक के लिए R बराबर 4 ओम। तो प्रतिरोध R का मात्रक ओम है और R बराबर होता है V अपॉन आई, ये आपको ध्यान देना है। अब हम आते हैं फिर से प्रतिरोध पर। तो जो प्रतिरोध है वो उस चालक का गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। तो इसी आधार प्रतिरोध के आधार पर बच्चों अब हम कुचालक और सुचालक की परिभाषा देते हैं। आप देखिए सुचालक, इसके पहले मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर आपको सुचालक की परिभाषा बताई। सुचालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कुचालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर प्रतिरोध के आधार पर सुचालक और कुचालक को पढ़ते हैं। एक चीज और बच्चों, कुचालक शब्द के बजाय हीन चालक कहा जाता है। अब हीन चालक यानी परफेक्ट कुचालक कोई भी पदार्थ नहीं होता है, हीन चालक होते हैं। हीन चालक यानी धीमे चालक, ठीक है ना। जैसे पानी को हम कुचालक बोलते हैं, लेकिन वास्तव में पानी पूर्ण रूप से कुचालक नहीं है। तो कुचालक शब्द का प्रयोग हम नहीं किया जाता है। हीन चालक, बैड कंडक्टर, कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो सुचालक और हीन चालक का हम प्रतिरोध के आधार पर इनको परिभाषित करते हैं। तो सुचालक वे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है। अब देखिए, प्रतिरोध कम होता है तो वो सुचालक कैसे हैं? प्रतिरोध यानी धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट। जिस पदार्थ में धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट जितनी कम होगी वो उतना बढ़िया चालक होगा, तो वो सुचालक हो गया। हीन चालक यानी जिसका प्रतिरोध अधिक है।
जिसमें धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट का मान अधिक है तो वो हीन चालक है। तो प्रतिरोध के आधार पर अब आप सुचालक और हीन चालक की परिभाषा देते हैं। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है तो वो सुचालक हो जाते हैं, और वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध अत्यधिक होता है वो हीन चालक होते हैं। तो देखिए, जैसे आपका कॉपर है, सिल्वर है, उनका प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। सबसे अच्छे चालक हमने पढ़े हैं कॉपर और सिल्वर, तांबा और चांदी। तो उनका जो प्रतिरोध है उसका मान बहुत कम है। और हीन चालक, बैड कंडक्टर हमने पढ़े हैं, जैसे आपके लकड़ी है, आपका प्लास्टिक है, धातुओं में आपने पढ़ा है लेड है, आपका मरकरी है। तो जो ये बैड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर्स के लिए प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो इस तरह से हम प्रतिरोध के आधार पर सुचालक और हीन चालक को परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिरोध वास्तव में उस पदार्थ के, जब हम विद्युत उपकरण बनाते हैं तो वहां पर प्रतिरोध का ध्यान रखा जाता है। कहाँ पर हमको ऐसा पदार्थ चाहिए जो सुचालक है, यानी जिसका प्रतिरोध कम है, और कहीं स्थानों पर हमको ऐसा पदार्थ चाहिए होता है जो हीन चालक होते हैं, जिनका प्रतिरोध का मान अत्यधिक होता है। सुचालक जिनके प्रतिरोध का मान कम है उनकी आवश्यकता हमें होती है, जैसे जो ये आपके घर की वायरिंग होती है, जो आपको चालक तार बनाने हैं। अगर हम इसको ऐसा पदार्थ बना देंगे जो हीन चालक है, जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक है, तो वो तो धारा का प्रवाहित ही नहीं करेगा, तो धारा हम तक कैसे पहुंचेगी। तो वहां पर जो है सुचालक पदार्थों का, यानी जिनके प्रतिरोध का मान कम है, वहां पर उनका प्रयोग किया जाता है। और हीन चालक, बैड कंडक्टर्स का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहाँ ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण वे धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं। धारा के प्रवाह में रुकावट डालने पर वो गर्म होने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसे में बच्चों जिनका प्रतिरोध कम होता है, ऐसे पदार्थों का प्रयोग आपने देखा होगा। जो आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, जो आपका विद्युत हीटर होता है, या आपकी जो रॉड होती है, इमर्सन रॉड, वहां पर ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रतिरोध अधिक होता है।